सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट मेंटर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आपके लिए लास्ट ईयर हाफ ईयरली के पेपर्स लाए हैं जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 8 का पेपर हाफ ईयरली का लास्ट ईयर 2022 का, जो कि है एसएमसी प्रयागराज यानी सेंट मैरीज स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज का ये क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है ये हम लोग फर्दर जानते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं लैंग्वेज में किससे स्टार्ट होता है, एसे से स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑफ नॉट मोर देन 250 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको 250 वर्ड्स का एसे लिखना है। अब टॉपिक के बारे में जानते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन माई लाइफ। ग्रैंड पेरेंट्स का की इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में क्या है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है कि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए क्या है। पहली चीज, ग्रैंड पेरेंट्स आपके लिए कितना वैल्यू रखते हैं आपको वो बताना होगा इस टॉपिक में। फिर उसके बाद आप उनके साथ किस तरह इंजॉय करते हो अपनी लाइफ, कैसे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ कितना वक्त बिताते हो, स्पेंड करते हो, क्या क्या उनके साथ करते हो, अगर वो नहीं होंगे तो आप क्या चीजें मिस करोगे, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में कवर करके एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है माय लव फॉर एनिमल्स। एनिमल के लिए मेरा प्यार, ठीक है, हमारा एनिमल के लिए हम कितना ज्यादा लव डेवलप करते हैं, कितनी केयर उनके लिए दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी। तो आप ये कर सकते हो इस एसे को लिखने के लिए कि आप पहली चीज़ आपको कौन सा एनिमल ज़्यादा पसंद है या आपको कौन कौन से एनिमल पसंद है, आप अपनी फेवरेटिज्म यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आप उनका किस तरह से ख्याल रख सकते हो, क्यों पसंद है, उनकी कुछ हैबिट आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और इस तरह से आप अपने लव को इस तो ऐसे के टॉपिक के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। 250 का मतलब अप्रोक्स 2.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है। 2.5 पेज आप लिखोगे इनफ है, और अगर आप 2 पेज भी लिखते हो तो ठीक है, पर अगर आप लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो एटलीस्ट 2.5 पेज आपको ऐसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के टाइम पे जो एजुकेशन का सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, या जो लॉकडाउन के टाइम पे आपके स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसके बारे में आपने क्या देखा, आपको वो अच्छा लगा, आपको उसमें प्रॉब्लम फेस क्या करनी पड़ी, मतलब उसको आप एक एज अ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बना के उसके अप्स डाउन्स, या आप उसके सिर्फ फॉर के टॉपिक पे यानी आपको वो पसंद है तो उसके बारे में सिर्फ उसके एडवांटेजेस लिख सकते हो। अगर आप उसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने आप ये ऐसे इलैबोरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इफ आई वर। इफ आई वर के बाद डॉट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि आप इस ऐसे के बाद अपने अकॉर्डिंग टॉपिक यूज कर सकते हो। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आप लिख सकते हो कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता या होती, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, इफ आई वर टीचर, अ टीचर, अगर मैं टीचर होता, ठीक है। इफ आई वर अ डॉक्टर, ठीक। तो ये आपके ऊपर टॉपिक है, इसमें आपको ये आप एक तरह से कह सकते हो कि ये स्टोरी बेस्ड है, कि जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक चूज करके एक स्टोरी बना सकते हो या अपने थॉट्स मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारे 4 टॉपिक थे, इनमें से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना था। नेक्स्ट हमारा है लेटर, ठीक है। आपका लेटर आया था, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर न्यू स्कूल फ्रेंड्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यानी ये लेटर आपका कैसे है, आपने पढ़ते ही समझ लिया कि ये लेटर आपका एक इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। ये लेटर आपका कैसा है, एक इनफॉर्मल लेटर है, जिसमें आपको अपने फ्रेंड को ये डिस्क्राइब करना है कि आप कोई नए स्कूल में गए हो तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें देखी, आपको वो स्कूल कैसा लगा, आपके को वहाँ पे टीचर्स कैसे लगे, वहाँ का एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना, वहाँ आपके कौन दोस्त बना, कितने दोस्त बने, कैसे दोस्त बने, ये सारी चीज़ें आप ऐसे इस लेटर में डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक सैम्पल लेटर यूज़ किया हुआ है, मैं उसको रीड करके आपको समझाती हूँ। पहले आप लिखते हो अपना एड्रेस, ठीक है। तो 3 लाइन्स में आप
आपका एड्रेस डिफाइन होता है, आपने अपने कॉलोनी का नेम लिखा, फिर अपने एरिया का नेम लिखा, उसके बाद अपनी सिटी का नेम लिखा, फिर आ जाता है आपका डेट। ठीक है, आपने डेट मेंशन की, उसके बाद जिस फ्रेंड को आप लिख रहे हो तो डियरेस्ट आपके अपने फ्रेंड का नाम। तो यहाँ पे डियरेस्ट त्रिशा, होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड यू वेल, आई हैव बीन मिसिंग यू अ लॉट दीज पास्ट फ्यू डेज एंड आई थॉट आई कुड राइट टू यू। ठीक है, ये आपका क्या पार्ट हुआ, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, यानी जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन अपना दिया कि होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स यू वेल, यानी आपको ये लेटर आपकी अच्छी हेल्थ में आपको मिले। आई हैव बीन मिसिंग यू, मैं काफ़ी टाइम से आपको मिस कर रही थी और कर रहा था, एंड आई थॉट आई कुड राइट टू यू, और मैं सोच रहा था कि मैं कब आपके लिए लेटर आपको भेजूं। ठीक है, हाउ इज स्कूल, आपने सबसे पहले अपने से ही क्वेश्चन करते हुए समझा रहे हो कि आप कि सामने वाले यानी आपके फ्रेंड के माइंड में क्या 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 क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो आपने उसको एक्सप्लेन करते हुए पहले खुद ही क्वेश्चन पुटअप किया। हाउ इज स्कूल, हाउ इज एवरीवन देयर, स्कूल फॉर मी हैज बीन अ लिटिल डिफिकल्ट विदाउट। तो ये आपका मेन उसने क्वेश्चन हाईलाइट किया कि उसके फ्रेंड के माइंड में होगा कि स्कूल कैसा था और वहां पे सब कैसे तुमको लगे, ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड ने सोचा होगा। तो उसने ये चीज मेंशन करते हुए आगे बताया कि स्कूल फॉर मी हैज बीन लिटिल डिफिकल्ट विदाउट ऑल ऑफ यू विथ मी, मतलब आप लोगों के बिना ये स्कूल मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। द स्टूडेंट्स हियर आर सो मच मोर डिफरेंट देन आई थॉट दे हैड बी। ठीक, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है, जैसे आप लोग मेरे दोस्तों वो आप लोगों से काफ़ी अलग यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। आई हैव नॉट मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स येट, अभी मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त यहाँ पे नहीं बने हैं। देयर इज जस्ट दिस वन गर्ल, टॉक टू हर नेम इज प्रिया, यानी मेरे एक गर्ल है जिससे मैं बात करती हूँ, उसका नाम है प्रिया। शी ट्रैवल विथ मी एवरी डे, वो मेरे साथ आती जाती है। दैट इज हाउ वी गॉट टू नो ईच अदर, साथ में आने जाने की वजह से हमारी दोस्ती हुई। शी कीप्स मी कंपनी ऑल द टाइम, वो मेरे साथ हमेशा रहती है, मुझे कंपनी देती है। द टीचर्स हियर आर गुड, टीचर्स अच्छे हैं यहाँ के। दे आर नॉलेजेबल है और कंडक्ट गुड एक्टिविटीज, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे करवाते हैं और बहुत नॉलेजेबल टीचर हैं। आई पर्टिकुलरली लाइक माई इंग्लिश टीचर, ऐसे एक बताएं तो मुझे अपनी इंग्लिश टीचर बहुत पसंद है। शी इज सो मच फन टू बी विथ एंड शी इज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और उनके साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है। शी चेक्स ऑन मी एवरी नाउ एंड देन टू मेक श्योर आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, वो मेरा ख्याल अच्छे से रखती हैं, हमको कंफर्टेबल फील कराती हैं, क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट हैं तो हम बच्चे से मिक्स हो पाएँ, इस वजह से हमको वो कंफर्टेबल फील करवाती हैं। प्रिया एंड माई इंग्लिश टीचर आर द ओनली गो टू पीपल आई हैव हियर, यहाँ पे मेरे लिए दो ही पीपल है जो है मेरी इंग्लिश की टीचर और प्रिया, जिससे मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई हूँ और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। दो वी आर नॉट टुगेदर इट इज़ अ ह्यूज रिलीफ दैट वी कीप इन टच, हम लोग एक साथ नहीं हैं लेकिन हम लोग लेटर के थ्रू एक दूसरे से बात करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रिलैक्सफुल है मेरे लिए। I cannot wait to meet you. Write to me when you are free. Will be waiting for your letter. मैं तुमसे जल्दी मुलाकात करूंगी और जब भी तुम फ्री हो तुम मेरे लेटर का रिप्लाई देना और हमको लेटर सेंड करना। उसके बाद क्लोजिंग कैसे हुई, योर लविंग फ्रेंड समयुक्ता। ठीक है, ये है आपका लेटर, सैम्पल लेटर जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड अरेंज किया है। आप इसके अलावा जो पॉइंट्स लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इससे रिलेटेड आपको मे भी लेटर इस बार भी एग्जाम में मिल सकता है इनफॉर्मल में, तो आप इसको रीड करके थोड़ा हेल्प ले लेना कि कैसे आप अपने फ्रेंड को विश कर सकते हो। उसके बाद लास्ट एंडिंग कंक्लूजन आप लेटर का कैसे कर सकते हो, ये इस टॉपिक से आप थोड़ा हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, पूरा मैं रीड करती हूँ आपको, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे बढ़ेंगे। एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर, ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर of his plan to leave the
house building business and live a more leisurely life with his family. He would miss the paycheck but he needed to retire. ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारपेंटर के बारे में पैराग्राफ है कि कारपेंटर कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है रिटायर होने का, और वो अपने एम्प्लॉय यानी जिसके अंडर वो काम कर रहा था उसको इन्फॉर्म करने जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ और एक लेजरली लाइफ यानी एक सुकून भरी लाइफ जीना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे और कोई काम ना करना पड़े। लेकिन वो मिस करेगा अपने चेक्स, यानी कि वो पैसे को जरूर मिस करेगा, बट अब वो रिटायरमेंट चाहता है। द एम्प्लॉयर वॉज सॉरी टू सी हिज गुड वर्कर गो एंड आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर। ठीक है, एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर थोड़ा सैड हो जाता है ये जान के कि उसका एक अच्छा वर्कर काम छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो उससे एज अ फेवर यानी एज अ रिक्वेस्ट ये कहता है कि तुम मेरे लिए एक और घर बना के क्या जा सकते हो। तो इस पे वो अग्री कर जाता है, कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, बट इन टाइम इट वाज इजी टू सी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं बना सकूं। दैट इज हार्ट वाज नॉट इन हिज वर्क, बट उसने अपने एम्प्लॉयर से हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसका दिल अपने उसके काम में नहीं लग रहा था। ही रिस्टोर्ड टू शॉडी वर्कमैनशिप एंड यूज इंफीरियर मटेरियल। उसने बेकार से मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जल्दबाजी में घर बनाने के लिए उसने जो मटेरियल उसको मिला वो मटेरियल यूज करने लगा। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। उसने अपना करियर बहुत ही गलत तरह से एंड किया। When the carpenter finished his work, जब कारपेंटर ने अपना वर्क फिनिश कर दिया और एम्प्लॉयर को उस घर की हैंड ओवर की, तो कारपेंटर को उसने एम्प्लॉयर को उसने की हैंड ओवर की, तो एम्प्लॉयर ने कारपेंटर से बोला दिस इज योर हाउस माई गिफ्ट टू यू, ये मैं तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट बनवाया हूँ। यानी एम्प्लॉयर ने जो घर लास्ट में कारपेंटर से बनवाया था वही घर उसने उसको एज अ गिफ्ट दे दिया। व्हाट अ शॉक व्हाट अ शेम, यानी उसको एक झटका लगा और वो शर्म उसको आने लगी अपने ऊपर कि उसने जो घर बनाया है वो उसका खुद का घर है और वो खराब मटेरियल से बने हुए घर में अब उसको यहाँ पे रहना पड़ेगा। नाउ ही हैड टू लिव इन अ पुअरली बिल्ट हाउस, सो इट इज विथ अस। ऐसा ही हमारे साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टोरी ओवर होती है और इसके बाद लास्ट में आपको इस स्टोरी से मॉरल बताया जाता है। वी बिल्ट आवर लाइफ, हम लोग अपनी लाइफ बनाते हैं अ डे एट अ टाइम, ऑफन पुटिंग लेस देन आवर बेस्ट इनटू द बिल्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ को में कुछ कम एफर्ट डालते हैं, यानी कि जिस तरह से हम लाइफ को बना सकते हैं उस तरह से ना बना के उसको ऐसे ही यूजलेस रहने देते हैं। वी वुड डू इट मच डिफरेंटली बट यू कैन नॉट गो बैक, यू आर द कारपेंटर एंड एवरी डे यू हैमर अ नेल। और फिर कारपेंटर से रिलेट यहाँ पे किया है कि आप अपनी जिंदगी से पीछे नहीं आ सकते, जैसे कि कारपेंटर अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हो सकता। उसका काम है कील ठोकना। ठीक है, हैमर यहाँ पे यूज हुआ है, हैमर अ नेल यानी कील ठोकना उसका काम है, तो ये वो काम करेगा ही। प्लेस अ बोर्ड, इरेक्ट अ वॉल, वॉल खड़ी करना, बोर्ड पे यानी कोई टेबल बनाना, चेयर बनाना, ये सब उसका काम है। समवन वंस सेड योर एटीट्यूड एंड द चॉइसेस यू मेक टुडे हेल्प बिल्ड द हाउस यू विल लिव in tomorrow, therefore build wisely। और लास्ट में किसी ने सही कहा है कि आपका एटीट्यूड और आपके चॉइसेस यानी आपकी सोच, आपके चॉइसेस आपको बाद में समझाते हैं कि क्या आपने बनाया है। यानी आप अभी चॉइस करके अपनी लाइफ स्पेंड कर लोगे, लेकिन फ्यूचर में जाने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि जो हमने चॉइस उस वक्त किया था, जो चूजिंग उस वक्त की थी, वो हमने गलत की थी। अगर हमने कुछ और चूज किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, इस वजह से या बेटर होती। इस वजह से कहते हैं बिल्ड वाइजली, यानी हमें अपनी लाइफ को अच्छे से समझदारी से बनाना चाहिए, उसको डेवलप करते हुए बहुत अच्छे से चॉइसेस यूज करने चाहिए। ठीक है, अब ये आपका पैराग्राफ था यानी पैसेज, इस पे आपके 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द कारपेंटर टेलिंग हिज एम्प्लॉय, कारपेंटर क्या
बताने के लिए आया था एम्प्लॉयर को। तो द कारपेंटर टोल्ड हिज एम्प्लॉयर ऑफ हिज प्लान टू रिटायर फ्रॉम हिज हाउस बिल्डिंग बिजनेस एंड लिव अ लेजरली लाइफ विथ हिज फैमिली। यानी कारपेंटर ये बताने आया था कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूं अपने इस बिल्डिंग बनाने के बिजनेस से, और मैं एक लेजरली लाइफ जीना चाहता हूं, यानी सुकून भरी आरामदायक जिंदगी जीना चाहता हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट फेवर डिड हिज एम्प्लॉयर आस्क फॉर द कारपेंटर। एम्प्लॉयर ने कारपेंटर से क्या फेवर की डिमांड की। तो द एम्प्लॉयर आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ फेवर। उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए लास्ट में एक घर और बना के जा सकते हो, यानी रिटायर होने से पहले मेरे लिए एक घर और बना के जा सकते हो, ये एज अ फेवर मांगा। What surprise did the employer have for the carpenter? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कारपेंटर के लिए एम्प्लॉयर ने क्या सरप्राइज रखा। तो द एम्प्लॉयर हैंडेड ओवर द कीज ऑफ द न्यू हाउस टू द कारपेंटर। जो घर वो बनवा रहा था एक कारपेंटर से, वही घर की चाबी उसने कारपेंटर को एज अ गिफ्ट दे दी। ये सरप्राइज था। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज द सरप्राइज अ शेम फॉर द कारपेंटर। ये जो सरप्राइज था वो कारपेंटर के लिए शर्मनाक शर्मदायक क्यों था। क्योंकि एज द कारपेंटर रिजॉर्टेड टू शॉडी वर्कमैनशिप एंड यूज इंफीरियर मटेरियल। यानी कारपेंटर ने रिसोर्टेड बचे हुए खराब से इंफीरियर मटेरियल का यूज किया था, जो ज्यादा यूजफुल नहीं थे, उन मटेरियल का यूज करके घर बनाया था। ठीक है, लास्ट आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मॉरल क्या है, इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द चॉइसेस वी मेक टुडे हेल्प बिल्ड द हाउस वी विल लिव इन टुमारो। यानी जो चॉइस आज हम करते हैं वो हमें अपने आने वाले कल में, यानी हमारे फ्यूचर में हेल्प करता है जीने में। जैसे आपने आज कोई चीज, आपने आज अगर करेक्ट चॉइस किया, कोई अच्छा डिसीजन लिया, तो आपके आने वाले फ्यूचर में वो डिसीजन आपके लिए अच्छा होगा और अच्छे एक्सपीरियंसेस देगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विथ सिमिलर मीनिंग। ठीक, आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग टाइप, और उसके वन वर्ड आपको ढूंढ के पैसेज में से बताने हैं जिसकी मीनिंग आपके इस सेंटेंस से मिलती जुलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्शन ऑफ लीविंग वंस जॉब और सीजिंग टू वर्क। यानी काम छोड़ना, द एक्ट ऑफ रिटायरिंग, यानी जब आप किसी जॉब को छोड़ते हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं एक वर्ड में, तो वो हमारा है रिटायर। ठीक है, हमारे सेंटेंस पैराग्राफ में आपने रिटायर वर्ड देखा है, तो इसका मतलब होता है रिटायर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, लोअर इन रैंक स्टेटस और क्वालिटी। क्वालिटी में खराब, लोअर यानी थोड़ा अच्छा नहीं, स्टेटस में लोअर या रैंक में लोअर, किसी भी चीज में लोअर पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, तो हम इनफीरियर कह सकते हैं, जो कि हमारे पैराग्राफ में मौजूद है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, बैडली मेड और डन, सही से ना बना हुआ या सही से कोई काम ना किया हुआ, तो ऐसे काम को हम बोलते हैं शॉडी। ठीक है, शॉडी वर्क, जो आपने सही से ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, फ्री टाइम और स्पेयर टाइम, यानी खाली समय। तो अभी हमने आपको बताया कि कारपेंटर खाली समय बिताना चाहता था, यानी लेजरली टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो यहाँ पे वर्ड आएगा लेजरली या तो लेजर, आप दोनों में से जो भी वर्ड लिखोगे यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपको सिर्फ इस वर्ड की मीनिंग अपने पैराग्राफ में से यूज करनी है। तो आप लेजर लिख सकते हो और लेजरली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसेज ओवर हुआ। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट और टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। ऐसे में आपको टाइम लगता है, लेटर में आपको टाइम लगता है, और फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन में आपको टाइम लगता है। तो ये सारे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक, नेक्स्ट में आपके सबसे पहली एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेट द काइंड ऑफ प्रोनाउन अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, यानी आपके ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसके प्रोनाउन का आपको काइंड लिखना है। यानी जितने भी आप काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़े हो तो आपको याद होगा कि हमारा जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, उसके बाद आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। फिफ्थ आपका पर्सनल डेमोस्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव, उसके बाद आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। सिक्स्थ में आपका एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। इनमें से आपको जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स है, आपको जिससे रिलेटेड लग रहा है वो आपको चूज करके बताना है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नोबडी एक्सपेक्टेड हर टू फेल। तो नोबडी आपका कैसा काइंड ऑफ प्रोनाउन है? तो नोबडी आपका इनडेफिनेट काइंड ऑफ प्रोनाउन है, यानी यहाँ पे आपका काइंड क्या होगा? इनडेफिनेट। ठीक है, सेकेंड, शी हरसेल्फ डिड द वर्क। हरसेल्फ, शी हरसेल्फ डिड द वर्क। अब एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव पे। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव आपके सेम वर्ड्स यूज होते हैं, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, सेल्फ अटैच वाले जितने भी वर्ड्स आपके होते हैं ये आपके एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों में ही आते हैं। अब फर्क क्या है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में? तो एम्फेटिक वर्ड प्रोनाउन आपके ऐसे प्रोनाउन होते हैं जहां आपने कोई काम किया है या आप कोई काम कर रहे हो, उस पे आप जोर दे रहे हो, लेकिन वो काम आप सबके लिए कर रहे हो, अपने लिए सिर्फ नहीं कर रहे हो, या कोई काम को आप डिफाइन कर रहे हो, तो ऐसी चीज को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव का मतलब कि जब आप कोई वर्क कर रहे हो और वो आप खुद के रिटर्न में कर, यानी आप खुद से रिलेटेड वो काम कर रहे हो और वो सिर्फ आप ही के लिए है, सिर्फ आपके लिए जब डिफाइन होगा तो वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे आई लुक इनटू द मिरर माई सेल्फ, यानी मैंने मिरर में देखा खुद को, तो ये आपका कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एम्फेटिक, आई कुक फूड माई सेल्फ, यानी मैंने खाना बनाया खुद से। अब मैंने खाना बनाया तो सिर्फ मैंने खुद के लिए तो खाना नहीं बनाया ना, सबके लिए बनाया। तो ये आपका फर्क होता है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक, तो वैसे ही यहाँ हरसेल्फ, शी हरसेल्फ डिड द वर्क, उसने अब खुद से काम किया। अब खुद से काम किया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि उसने किसके लिए काम किया, खुद के लिए काम किया या सबके लिए काम किया। तो इस वजह से यहाँ पे आपका आंसर आएगा एम्फेटिक। ठीक है, तो ये आपका कैसा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी। तो आपको पता है आई, यू, वी, ही, शी, ये सारे वर्ड्स हमारे किसके लिए यूज होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज डन बाय यू। ठीक है, अब ये जो दीज वर्ड है तो किसके लिए यूज होता है? तो दीज वर्ड हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार हमारे वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद लास्ट है आपका क्वेश्चन, आई हैव टू बी ऑल बाय माई सेल्फ, यानी यहाँ पे आपके कहाँ पे अंडरलाइन है? माई सेल्फ पे अंडरलाइन है। और क्वेश्चन है आई हैव टू बी ऑल बाय माई सेल्फ, मुझे खुद ही सब कुछ बनना होगा या करना होगा। तो मुझे खुद, यानी यहाँ अपने लिए बात हो रही है। तो जब आप अपने लिए कोई चीज पे फोकस करते हो तो वो आपका कैसा प्रोनाउन कहलाता है? वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे आपका माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ पे आपका हर सेल्फ क्या है? एम्फेटिक है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोनाउन के काइंड और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका फिल इन द ब्लैंक्स एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट। ठीक है, जैसा कि ब्रैकेट में मेंशन है वैसा आप इस ब्लैंक को फिल करो। तो यू डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे मॉडल क्या होता है? तो अब आपको सबसे पहली चीज, व्हाट इज मॉडल? ठीक है, तो मॉडल इज अ काइंड ऑफ वर्ब या इज अ टाइप ऑफ वर्ब। ये एक ऐसा वर्ब होता है जो हमारे मूड को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यानी कोई बात हम किस वे में कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मॉडल क्या होते हैं आपके? कैन, कुड, विल, वुड, उसके बाद आपका आता है मस्ट, शुड, ऑट। ठीक है,
ये सारे हमारे कैसे किस टाइप के वर्ब कहलाते हैं? ये हमारे मॉडल वर्ड्स और मॉडल वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू हम एक वर्ड के थ्रू हम कई मूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड आप ले लो और उसके थ्रू आप कई बातें समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैन वर्ड यूज होता है एबिलिटी के लिए और कैन वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। कैन वर्ड आपका पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, कैन वर्ड आपके एबिलिटी के लिए यूज होता है, और कैन वर्ड आपका परमिशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो एक ही वर्ड के आपको कई मूड समझ में आए कि आप किस वे में बोल रहे हो। तो जैसे एग्जाम्पल, आई कैन रन, ये आपका अगर एग्जाम्पल हुआ तो यहाँ पे कैन का क्या सेंस आएगा? यहाँ पे कैन एज अ एबिलिटी शो किया जा रहा है। फिर कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? तो यहाँ पे आपका क्या ले रहा है? परमिशन के लिए यूज किया जा रहा है। ही कैन कम टुडे, ठीक, वो आज आ सकता है, ये आपका पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो यानी एक वर्ड से आप कई फीलिंग्स यानी कई मूड एक्सप्रेस कर सकते हो, कई पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए इनको मॉडल वर्ब बोला जाता है। तो इन वर्ड्स का यूज करके ही हमको ये ब्लैंक्स फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वी डैश थिंक बिफोर वी स्पीक, वी मस्ट थिंक बिफोर वी स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो मस्ट का मतलब कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये नेसेसरी शो करता है, तो इसलिए मस्ट। डैश ऑन द ग्रास इज नॉट अलाउड, ये आपका क्या यूज आपको करना है? यहाँ पे जेरेंड का यूज करना है। व्हाट इज जेरेंड? तो जेरेंड आपका होता है नॉन फाइनाइट वर्ड, नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप है ये, ठीक है। जेरेंड एक टाइप है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। जेरेंड का मतलब होता है ऐसे वर्ब जो एज अ नाउन एक्सप्रेस करे खुद को, ठीक है। कैसे वर्ड? जेरेंड आपका ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप को एज अ नाउन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और वो आपका किस तरह लिखा जाता है? वो आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। वर्ब में आपका आईएनजी फॉर्म में वर्ब लिखा जाता है, वो आपका होता है जेरेंड, ठीक। तो यहाँ पे जेरेंड आपका क्या हो सकता है? डैश ऑन द ग्रास इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? वॉकिंग ऑन द ग्रास, ठीक है। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज नॉट अलाउड, ठीक। यू डैश टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, ये भी आपका मॉडल वर्ब है। तो यू आप क्या यूज कर सकते हो? शुड ज्यादा है, बेटर लग रहा है यहाँ पे, लेकिन शुड यहाँ पे यूज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शुड के साथ टू नहीं लगेगा, यू शुड टू वर्क नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे नेसेसरी या मस्ट शो करने के लिए क्या करेंगे? ऑट का यूज करेंगे, ऑट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ऑट, OUGHT, ऑट, ठीक। तो यू ऑट टू वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, यानी आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, डैश ब्लैक बक इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका नॉन फाइनाइट का एक टाइप है, जिसमें आपका पार्टिसिपल आता है दो तरह का, एक आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। दो तरह के हमारे पार्टिसिपल होते हैं, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? आप डायरेक्ट वर्ब को लिखते हो आईएनजी फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल में आप क्या करते हो? वर्ब को लिखते हो ईडी, मतलब उसके पास्ट फॉर्म में ईडी, EN लगाते हो या डी यूज करते हो, जो भी आप अटैच कर दो। यानी आपको किस फॉर्म में लिखना है? वर्ड को, वर्ब को पास्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ऐसे वर्ब हमारे क्या कहलाते? पार्टिसिपल कहलाते। ये आपके नॉर्मल वर्ड को ही डिफाइन कर रहे होते। तो यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? किलिंग,
ठीक है, किलिंग ब्लैक बग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ब्लैक बग को किल करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी एक पनिशमेंट देने वाला काम है जिसके थ्रू आपको पनिशमेंट सजा मिल सकती है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मॉडल, जेरेंड और पार्टिसिपल, उसके साथ साथ ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब। यहाँ पे आपको एडवर्ब से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब व्हाट इज एडवर्ब? तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, हमारे वर्ब की खासियत डिफाइन करता है, वर्ब का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है कि हमारा वर्ब, जो वर्ब, अब वर्ब आपको पता होगा, वर्ब यानी कोई भी एक्शन और वर्क। ठीक, तो एक्शन आपका कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, रीजन भी। तो ये सारे चीज कौन डिफाइन करता है? हमारे एडवर्ब डिफाइन करते हैं कि ये जो हमारा एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे कौन वर्ड डिफाइन करता है? आपका एडवर्ब डिफाइन करता है। तो अब ये हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से एडवर्ब को फिल करना है। तो ही वॉज डैश टू बी फाउंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको यहाँ पे यूज करना है, यानी आपको यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह का बताना है। तो ही वॉज डैश टू बी फाउंड, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। द मैन हैज डैश ईटन सिंस डेज, आपको क्या यूज करना है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। नेगेशन का मतलब नेगेटिव वर्ड का आपको यूज करना है। तो नेगेटिव वर्ड्स आपके क्या होते हैं? नो, नेवर, ठीक है, नॉट, ये आपके कैसे वर्ड है? ये आपके नेगेटिव वर्ड है। तो आप यहाँ पे क्या सूटेबल आपको लग रहा है? तो द मैन हैज डैश ईटन सिंस डेज, तो द मैन हैज नॉट ईटन सिंस डेज, काफी दिन से उसने नहीं खाया है। डैश डिड शी कम बैक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, आपको पता है इंट्रोगेटिव कैसा होता है? इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन आस्किंग, जहां आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो क्वेश्चन आप क्या पूछते हो? व्हेन, वेयर, व्हाट। तो यहाँ पे आप वैसे ही यूज कर सकते हो, व्हेन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। व्हेन डिड शी कम बैक, वो कब आएगी। ठीक, द ऑब्जेक्ट वॉज हैंडल्ड डैश, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करना है। मैनर यानी कैसे काम हुआ, तो इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप केयरफुली यूज कर सकते हो, आप हैंडल वो केयरलेसली लिख सकते हो। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही वर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट वाज हैंडल्ड, हमने पॉजिटिव वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है केयरफुली। ठीक है, द ऑब्जेक्ट वाज हैंडल्ड केयरफुली। ठीक, लास्ट आपका क्वेश्चन है द फैमिली डैश मूव्स आउट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी यानी कोई काम कैसे होता है, यानी कब कब होता है। रेगुलरली होता है, कभी कभी होता है, रेयरली होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, ओकेजनली यानी कोई ओकेजन पे होता है। तो ऐसे कोई वर्ड्स का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो द फैमिली डैश मूव्स आउट, तो द फैमिली रेयरली मूव्स आउट, मैंने यहाँ पे रेयरली वर्ड यूज किया, आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी का वर्ड बस यूज करना है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आपको भी लिखना है। ठीक है, तो आप रेयरली लिख सकते हो, आप फ्रीक्वेंटली लिख सकते हो, उसके साथ आप ओकेजनली लिख सकते हो, या तो फिर आप डेली भी लिख सकते हो, क्या वो फैमिली डेली बाहर निकलती है। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवर्ब वाला। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टेट द टाइप ऑफ टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके टेंस को डिफाइन करना है। तो पहले हम देख लेते हैं टेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली चीज टेंस क्या होता है? तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे टाइम को डिफाइन करे कि वो काम आपका पास्ट टेंस में हो रहा, प्रेजेंट टेंस में हो रहा कि फ्यूचर टेंस में हो रहा है। तो आपके मेनली 3 काइंड ऑफ टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके साथ साथ आपके इनके सब डिविजन्स होते हैं, यानी इनके कुछ अपने अपने टाइप्स होते हैं। तो वो है आपका पहला सिंपल,
दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, चौथा होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे 4 तरह के टेंस होते हैं। ये मतलब 3 तरह के टेंस के 4 सब डिविजन्स होते हैं जो तीनों के लिए होते हैं, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो पहला है हमारा इज गेटिंग। तो इस वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये आपका कैसा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, हियर बाय लिव्स हियर। तो लिव्स वर्ड से आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी हैव नॉट वॉच्ड। ठीक है, वी हैव नॉट वॉच्ड, तो आपको पता है हैव और वर्ब आपका पास्ट फॉर्म में कब आता है, हमारे परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पे आपका ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट कैसे पता चला, तो प्रेजेंट ऐसे पता चला कि यहाँ पे आपका हैव यूज हुआ है, ना कि हैड। अगर हैड यूज होता तो हम यहाँ पे क्या समझते कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट फोर्थ, द प्रिंसिपल पनिश्ड अस बिकॉज वी हैव बीन डूइंग मिस्चीफ। तो हैव बीन डूइंग का आपको बताना है। आपको याद होगा कि बीइंग और ये वर्ड में आईएनजी वर्ब में, तो आपका कब लगता है, जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हमारा वर्ड में क्या लगता है, हैव बीन, उसके साथ डूइंग। ठीक है, और क्वेश्चन लास्ट है आपका आई लेफ्ट माई हाउस फॉर वर्क। तो लेफ्ट, आपको लेफ्ट वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट फॉर्म में है, तो इस वजह से इसका टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था टेंस के बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन आफ्टर ईच, डू नॉट चेंज द मीनिंग। यानी बिना मीनिंग चेंज किए हमें जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहला क्या है कि ओनली नेल्सन मंडेला डिजर्व टू बी प्रेज्ड फॉर हिज नोबल डीड। और क्वेश्चन आपको कहाँ से बिगिन करना है, नन बट से बिगिन करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको सिर्फ ओनली वर्ड हटाना है और आपको नन बट लगाना है। ठीक है, आप ओनली वर्ड यहां से क्या करोगे, हटा दोगे और नन बट लगा दोगे। तो नन बट नेल्सन मंडेला डिजर्व टू बी प्रेज्ड फॉर हिज नोबल डीड, ये आपका आंसर फ्रेम होगा। सेकंड क्वेश्चन है ही इज द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री। तो इसको आपको स्टार्ट किससे करना है, नो मैन से। ठीक, तो जब हम यहां से, ये आपका कैसा फॉर्म है, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जब भी हम सुपरलेटिव फॉर्म से इस तरह नो मैन मिलता है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने इस वर्ड को बदलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो। तो आपका आंसर क्या बनेगा, नो मैन इज एज रिच एज ही इन द कंट्री। यानी कोई भी उससे ज्यादा रिच नहीं है कंट्री में। द फॉग वॉज टू थिक टू ड्राइव, आपको क्या करना है, रिमूव टू, यानी इस टू को आपको रिमूव करना है। तो आपको पता होगा कि जब भी क्वेश्चन में से टू हटाना होता है तो हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं, सो डैट यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका बनेगा द फॉग इज सो थिक डैट आई कैन नॉट ड्राइव। फॉग इतना ज्यादा थिक था कि मैं ड्राइव नहीं कर पाया। फोर्थ क्वेश्चन, नन बट द बेस्ट आर सिलेक्टेड, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी यहाँ पे ये नन लगने की वजह से ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नन वर्ड का यूज हुआ है। तो आपको इसको अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, नन बट की जगह, यानी इससे इस तरह से रिलेटेड थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, ऑपोजिट है। नन बट दिया है तो हमने इसको ओनली में कन्वर्ट कर दिया, तो ओनली द बेस्ट आर सेलेक्टेड।
ठीक है, यानी सिर्फ बेस्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, ये आपका पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका आई विश आई कुड सेल, इसको आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करना है। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपके क्या काम करते हैं, जो आपके एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, यानी आपके अच्छे एक्सप्रेशन, बैड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ों को अपने सेंटेंस के थ्रू डिफाइन करते हैं। ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा आई विश आई कुड सेल का इफ आई कुड सेल, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे तब जाके आपका ये सेंटेंस कैसा लगेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगेगा। इसके साथ साथ एक चीज और, इस सेंटेंस को हम सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस सेंटेंस की में चेंज लाने की हमें जरूरत नहीं है एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए। हम इस सेंटेंस को क्या लिख सकते हैं, आई विश आई कुड सेल, सेम, और उसके बाद आपने क्या लगा दिया, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। तो ये भी आप इसका आंसर सोच सकते हो, ये आंसर अच्छा है, ये भी इसका आंसर चलेगा, और अगर किसी ने ये आंसर भी लिखा होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका वन वर्ड है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपका ये क्वेश्चन है, ये लास्ट आपका इस पेपर का क्वेश्चन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हिंदी में आपको कहते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक। आपका एक सेंटेंस है उसको डिफाइन करें एक वर्ड के थ्रू, तो ऐसे टॉपिक को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी जब आप एक सेंटेंस को एक वर्ड के थ्रू डिफाइन करते हो तो वो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन है अ पर्सन स्किल्ड इन मेनी लैंग्वेजेस। अ पर्सन स्किल्ड इन मेनी लैंग्वेजेस यानी जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो, जैसे लिंग्विस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक इस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, यानी इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड होगा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो। सेकंड क्वेश्चन, वन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील, यानी जो घर या ताला तोड़ के चोरी करता हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमारा बलगरर, ठीक है। बलगरर आपका इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, ऐसा कोई इंसान जो जस्टिस और लॉ से भागता हो तो उसको कहते हैं फ्यूजिटिव, ठीक है। फ्यूजिटिव और फ्यूगिटिव आप दोनों प्रोनाउंस कर सकते हो, यहाँ पे फ्यूजिटिव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट है आपका पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक साथ सेम समय पे रहने वाले लोग, तो उनको बोलते हैं कंटेम्परेरी, ठीक है। कंटेम्परेरी हमारा वर्ड होता है इस सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है विथ वन वॉइस एंड वन माइंड, ठीक है, एक आवाज और एक दिमाग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनएनिमसली, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस के लिए वर्ड क्या होगा आपका, एनिमसली होगा, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर था हमारा लैंग्वेज का, जो कि आपको आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सारे क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर ये वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, जिसके एग्जाम्स नियरेस्ट हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको ये वीडियो आप लोग शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।